हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उस क्रम में हम 68वां प्रश्न हल करेंगे। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और इसमें दी हुई है आकृति है। PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और RP दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं जो RQ है या QR जो है वो जो है वृत्त का व्यास है, क्योंकि वो केंद्र से होके जा रहा है। तो वो जी बात जो केंद्र से होके जाए वो व्यास होती है। तो ये व्यास है, ये व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो नीचे का ये वाला पोर्शन आधा वृत्त है और ऊपर वाला ये आधा वृत्त है। तो ये जो कोण होगा, कोण RPQ, ये क्या होगा? समकोण होगा। तो लिख देते हैं, हम जानते हैं, हमने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है ये। हम जानते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो ये जो कोण है RPQ वो 90 डिग्री का है। इसलिए कोण RPQ बराबर 90 अंश होगा। तो अतः त्रिभुज जो है RPQ एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का गुण आप जानते हैं, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, कि समकोण के सामने यानी कि जो कर्ण है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम RQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस RP का वर्ग। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से लिख सकते हैं हम। इस प्रमेय का प्रयोग किया तो यहाँ मान रखते हैं RQ बराबर ये हो गया 12 की घात 2 प्लस ये 9 की घात 2, ये हो गया 144 और ये हो गया 81 और ये आ गया 225, यानी कि RQ की घात 2 बराबर आ गया 225। तो RQ बराबर क्या हो गया? वर्गमूल 225। 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी RQ जो व्यास है ना, व्यास RQ बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी? अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर इसकी आधी यानी 15/2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज PQR या RPQ का क्षेत्रफल। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो एक भुजा आधार एक भुजा हम लंब ले सकते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R की घात 2। अब क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो यहाँ 1/2 पाई R की घात 2 लिखना होगा, माइनस ये हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे PQ आधार हो गया तो ऊंचाई इसमें RP हो जाएगी जी, क्योंकि ये लंबवत हैं एक दूसरे के। तो अगर किसी को एक को आधार लें दूसरे को ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मान रखते हैं 1/2 पाई का मान 22/7, R है 15/2 इसकी घात
2 माइनस 1/2 PQ 12 दिया हुआ है, RP 9 दिया हुआ है। तो इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे ये 6 9 6 जा 54 हो गया। यहाँ पे 1/2 22/7 और ये 225/4 हो जाएगा। और इनको यहाँ पे सरल करते हैं। 2 1 जा ये 11 हो गया, और 11 और 225 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2475, 7 4 जा 28, ये नीचे हो गया, -54। यहाँ भाग कर देंगे 28 से तो ये आ जाएगा 88.39, लगभग इतना आएगा। दशमलव में और भी आएगा, लेकिन अब 2 अंकों तक ले आप दशमलव के, -54। 54 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 34.39 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो छायांकित भाग है ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। तो इसके लिए हमको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ी पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तंबू दिया हुआ है इस आकार का, जरा देखें। 20 मीटर व्यास, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 10 मीटर। और इस पर बेलन के ऊपर इस पे शंकु लगा हुआ है। इस बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार तंबू की ऊंचाई जो है वो है 2.5 मीटर, और इसकी तो ये ऊंचाई है, यानी कि इसकी लंबवत ऊंचाई ये है 7.5 मीटर, ये दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं पहले। ये हमने लिख दिया। बेलनाकार आधार की त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी 10 मीटर है। शंकु की ऊंचाई ये h1 बराबर, इसको h1 ले लिया क्योंकि दो ऊंचाइयां हैं हमारे पास, एक शंकु की ऊंचाई और एक बेलन की ऊंचाई, इसको हमने h2 लिया, तो दोनों लिख दिए। अब हमको निकालना है सबसे पहले इस तंबू का आयतन। तंबू का जो आयतन है वो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन होगा। तो यहाँ लिख देते हैं तंबू का आयतन बराबर, याद करते हैं, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो मैं समझने की दृष्टि से इसको इस तरह से लिख रहा हूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको इस तरह लिखा जाए, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। अब r तो दोनों की त्रिज्या, दोनों के आधार एक जैसे ही हैं, तो ये तो r ही रहने दूंगा, लेकिन शंकु का ऊंचाई जो है वो h1 है, तो इसलिए h1 लिखते हैं। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो त्रिज्या दोनों की समान है, इसलिए r ही रहने दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन ऊंचाई इसकी अलग है, इसलिए इसको h2। अब इनके मान रख लेते हैं हम यहाँ पे। 1/3 पाई का मान 22/7, r जो है वो 10 है, 10 की घात 2 गुणा h कितना है 7.5, यहाँ पे भी पाई 22/7, r कितना है 10, इसकी घात 2, और बेलन की ऊंचाई जो है वो 2.5 है। तो यहाँ गुणा की कहते हैं, सरल करने की दृष्टि से हम जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसे ले लेते हैं बाहर। तो 22/7 10 की घात 2 दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इससे जरा गुणा में आसानी हो जाएगी। तो 1/3 और 7.5 तो ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पर 2.5 ये रहा। इसको अगर हम सरल करें तो 3 बन जाए, ये 3 2 जा, और ये 3 5 जा, 2.5 तो ये रहेगा, हो गया 5, और यहाँ पे 22/7 और ये 10 की पावर 2, यानी कि ये हो गया 100। तो यहाँ पे इसकी
सरल करते हैं तो ये हो गया 22 गुणा 5 कर लें पहले, या इसको 2200 गुणा 5 ऐसे लिख लेते हैं अपॉन 7 और इनकी गुणा कर लेते हैं तो ये 5 2 जा 10 110 हो गया, 2 जीरो और हैं अपॉन 7 और इसको भाग करेंगे तो ये आ गया 1571.42 और क्योंकि सब ये मात्रक मीटर में है तो ये मीटर की घात 3। तो तंबू का आयतन जो है वो हमारे पास हो गया 1571.42 घन मीटर। आयतन बराबर 1571.42 घन मीटर, मीटर की घात 3 या क्यूबिक मीटर। अब हमको याद करना है इसमें जो कैनवस लग रहा है उसका कितना खर्चा आ रहा है वो, तो उसके लिए हमको इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हमें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये तिरछी ऊंचाई भी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले ये कर लेते हैं। तो हमको पता है तिरछी ऊंचाई बराबर होती है शंकु की ऊंचाई का वर्ग प्लस उसके आधार की त्रिज्या का वर्ग के योग के बराबर। तो इसको सरल कर लेते हैं हम। ये कितना है 7.5 की घात 2 प्लस r जो है वो कितना है 10। तो ये 7.5 की घात 2 हो गया 56.25 प्लस ये हो गया 100, यानी कि ये आ गया 156.25 L की घात 2 बराबर। तो L बराबर इसका वर्गमूल 156.25। तो आपको वर्गमूल निकालना आता है इसलिए मैं सीधे ही इसके मान लिखता हूँ। L बराबर आ गया 12.5 मीटर। तो ये तिरछी ऊंचाई जो है इसकी ये हो गई 12.5 मीटर। अब हमको इसमें लगे कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु आकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ, और नीचे क्या है बेलन लगा हुआ है तो बेलन का वक्रपृष्ठ। तो इसमें बेलनाकार भाग में कितना कैनवस लगा है और ऊपर शंकुआकार भाग में कितना लगा है। तो ऊपर तो ढक्कन है नहीं बेलन में क्योंकि उसकी जगह शंकु लग गया, नीचे फर्श पे तो कैनवस लगाएंगे नहीं हम, तो यहाँ पे सिर्फ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला जाएगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप इसको लिखें शंकुआकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल और बेलन का क्या है 2 पाई आर एच। तो ये एच यहाँ पे इसकी जो है वो H2 है, उसको ये लिखूंगा। आर दोनों जगह समान है इसलिए यही लिखा। अब इनके मान रख लेते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 10, एल आया है 12.5। यहाँ पे देखें 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 10 और H2 है 2.5। इनको सरल करें तो यहाँ पे 22/7 यहाँ पे भी कॉमन हो सकता है 22/7। मैं 10 को नहीं ले रहा, यहाँ पे क्योंकि दशमलव संख्याएं हैं तो अंदर ज़्यादा सही रहेगा। ये होगा 125 हो जाएगा इनकी गुणा करके। 22/7 कॉमन लिया है प्लस ऐसे ही यहाँ पे देखें 22/7 कॉमन हुआ है तो ये 2.5 2 की गुणा 5 और ये 10 तो ये हो जाएगा 50 और ये हो गया 22/7 इंटू इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 175 और ये सरल हो सकता है 7 1 जा 7 2 जा और ये 3 7 5 जा, ये 25 हो गया। तो इसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये गुणा करके आ जाएगा 25 से 22 की गुणा करके 550 वर्ग मीटर।
तो इतना कैनवस इसमें लगा है। अब हमें इसका खर्चा निकालना है, तो हमको दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर कैनवस का खर्च 100 रुपये दिया हुआ है। तो 550 वर्ग मीटर कैनवस का खर्च बराबर हो जाएगा, अधिक के लिए गुणा करते हैं, आपको पता है 550 गुणा 100, तो ये हो गया 55,000, 1 2 3 0 इतने रुपए। तो इस टेंट को बनाने में, इस तंबू को बनाने में 55,000 रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर कैनवस जो है वो 100 रुपये का आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि एक अभाज्य संख्या आए, एक खंड है, दूसरा है विषम संख्या आए, और तीसरा है 1 व 4 के बीच में कोई संख्या आए। तो हम देखते हैं पासे पर कुल अंकित संख्याएं, पासे पर कुल अंकित संख्याएं, आपको पता है पासे पे लूडो वगैरह खेलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कितने हैं, ये कुल संख्या कितनी है इनकी, 6। अब पहला जो खंड है वो है, ये पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं देखें कौन कौन सी हैं इसमें। अभाज्य संख्याएं तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, कुल अभाज्य संख्या या संख्याएं कितनी हो गई, 3। ऐसे ही विषम संख्या भी देखें, विषम कितनी है, तो विषम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 3 है और 5। तो कुल विषम कितनी है, 3। और हम देख लेते हैं 1 से 4 के बीच की संख्या, 4 के बीच तो कौन कौन सी है वो, एक 2 है और एक 3। तो ये कुल कितनी हो गई, ये कुल संख्या हो गई 2। तो इनको देखते हुए अब हम इनको खंडों को करते हैं। पहला है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या की। तो P अभाज्य संख्या इसे लिखा जाता है, यानी कि इसका मतलब है अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 3, और कुल संख्याएं कितनी है, 6। तो इसको सरल करें 1/2, तो ये प्रायिकता आ गई 1/2। तो यहाँ पे लिखा भी जा सकता है कुल अभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं। फिर दूसरा है विषम संख्या की प्रायिकता। तो P विषम संख्या, यानी विषम संख्या की प्रायिकता, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, बराबर कुल विषम संख्याएं कितनी है, 3, और कुल संख्याएं कितनी है, 6 पासे पे। तो इनको सरल करेंगे, 3 बन जा 3 2 जा, तो ये भी प्रायिकता आ गई 1/2। तीसरा खंड है 1 से 4 के बीच में। तो यहां लिखते हैं P 1 से 4 के बीच। तो ये देखेंगे 1 से 4 के बीच की कितनी संख्याएं हैं, 2 और 3 ही तो है 1 से 4 के बीच में, 2। कुल संख्याएं कितनी है, 6। तो इसको सरल करते हैं, ये हो गया 1/3। तो इस तरह से हमने ये तीनों खंड किए हैं, इनकी प्रायिकता ज्ञात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 71वां, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो क्रमागत संख्याओं को हम इस तरह से दिखाते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं x, x+1, x+2, x+3, लेकिन इसमें सम विषम को छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसकी ज़्यादा सुविधाजनक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से माने 2x, 2x+1, 2x+2, 2x+3, 2x+4। तो हम देख रहे हैं ये 2x
2x+2, 2x+4, ये सब सम संख्याएं हैं क्योंकि इनमें 2 कॉमन लेंगे या सभी 2 से कट जाएंगी। और इनके अलावा जो हैं वो विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 क्रमागत विषम संख्या। तो माना 2 क्रमागत विषम संख्या या विषम संख्याएं दो x+1 व 2x+3 है। आप अगर इसको इस तरह से भी लें, एक संख्या इस तरह से x, x+1, x+2, x+3, तो ये अगर सम है तो ये दोनों क्या होंगी? विषम। क्यों? इधर देखें 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर ये सम है तो इनके बीच की विषम, ये विषम होंगी या ये विषम होंगी। तो अगर इन दोनों को मैं सम मान रहा हूँ तो ये दोनों क्या होंगी? विषम। अगर ये दोनों को मैं इसको विषम ले रहा हूँ इसे, तो ये विषम होगी, ये दोनों सम हो जाएंगी। तो ये ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको ये बता दिया तरीका कि इस तरह से माने आप। तो यहाँ पे सम और विषम छांटना आसान है आपके लिए। तो ये 2 क्रमागत विषम संख्याएं 2x+1 और 2x+3 है। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी कि 2x+1 का वर्ग और 2x+3 का वर्ग, इनका योग दिया हुआ है 290। अब इसको सरल करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं और उस प्रकार हम फिर विषम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे इनमें यहाँ पे मान रख के। तो इसको हल करते हैं। a+b की घात 2 सर्वसम्मिका का प्रयोग करके, तो a की घात 2, b की घात 2 प्लस 2ab। a और b यहाँ पहले और दूसरे पद हैं, तो यहाँ पे ये पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। इसी प्रकार इसको भी खोलेंगे, पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, बराबर में है 290। 2x की घात 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4x की घात 2। 1 की घात 2 तो 1 ही होगा, और ये 2 दूना 4 गुणा 1 यानी कि 4x। यहाँ पे फिर ये 4x की घात 2, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 2 6 2 12x बराबर 290। अब ये 4x की घात 2, 4x की घात 2 ये जुड़ गया तो ये हो गया 8x की घात 2 प्लस ऐसे ही x वाले, तो 12 और 4 16x हो गया, और ये 1 और 9 ये हो गया 10। 290 को इधर ले आए, माइनस के 290 बराबर 0। ये बन गई एक द्विघातीय समीकरण। तो यहाँ 8x की घात 2 प्लस 16x ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 280 बराबर 0। यहाँ पे 8 कॉमन हो सकता है, 8 कॉमन ले लेते हैं। x की घात 2 प्लस 2x और ये होगा माइनस के 35 बराबर 0। 8 से यहाँ शून्य में भाग करेंगे तो शून्य आएगा, ये हो गया x की घात 2 प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब हमको द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड करने हैं, तो मध्य पद विच्छेद विधि से कर लेंगे। तो प्लस यहाँ 7 पंजे 35, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। इसको सरल करते हैं, ये 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस 7, और यहाँ माइनस 5 कॉमन, x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ x प्लस 7 कॉमन होगा, और ये हो गया x माइनस 5 बराबर 0। अब मान रखते हैं यदि x प्लस 7 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 7, और यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो होगा x बराबर 5।
अब ये रखने पर यहाँ पर कोई भी ये विषम धन पूर्णांक नहीं आने वाला x रखने पे, तो ये ऋणात्मक मान छोड़ देंगे, x का मान लेंगे हम 5। तो यहाँ पर 5 ये रखेंगे, तो देखना पहला विषम धन पूर्णांक 2x प्लस 1 है, तो ये हो गया 2 गुणा 5 प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1, ये हो गया 11। तो प्रथम विषम पूर्णांक 11 है और दूसरा द्वितीय विषम पूर्णांक ये कितना हो गया। तो यहाँ पे मैंने विषम ये धन पूर्णांक भी लिखना है, अगर सिर्फ पूर्णांक होता तो भी माइनस का लिया जा सकता था, तो ये तो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि धन पूर्णांक चाहिए हमको। तो 2x प्लस ये कितना है 3, तो ये हो गया 2 गुणा 5 प्लस 3, यानी कि 10 प्लस 3, यानी आ गया 13। तो देख रहे हैं ये दोनों विषम पूर्णांक हैं, विषम धन पूर्णांक हैं। तो ये 11 और 13 हैं, तो 11 का वर्ग और 13 का वर्ग करेंगे तो वो 290 होगा। तो इस तरह से हमने ये ज्ञात किया। तो आप इस क्रम को याद रखें, इस तरह से आप विषम धन पूर्णांक और सम धन पूर्णांकों को लिखेंगे। वीडियो देखते रहें, प्रश्नों को हल करते रहें, जल्दी आपको मॉडल प्रश्न पत्रों का हल भी मिलेगा इन 100 प्रश्नों को हल करने के उपरांत।